हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों सेगमेंट को डील किया जाता है, उसमें आपका स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, मेरे पास में जो है ये न्यू क्रिमिनल लॉस का बेर एक्ट है, करेक्ट। यानी कि हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब होता पता है क्या है, इलस्ट्रेशंस, दृष्टांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन बार बार हमसे पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या एक जज भी हैं तो भी कहेंगे आपके इलस्ट्रेशन बहुत काम के होता है। इस क्लास को जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको एक ही वे के अंदर क्या क्या डील करने का प्रयास किया। तो ये जो ऐसे बीएनएस है, इसका फॉर्मल वर्जन यानी कि इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड के बेरेट को सामने रखा गया है और इलस्ट्रेशन को डील किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज में इलस्ट्रेशन को लेकर जो चेंजेज हैं वो 0.001% है। मतलब इसमें कोई खास चेंज नहीं है। कहीं की जगह पे इन्होंने वैल्यू चेंज कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन के अंदर, दृष्टांत में कहीं पर भी नहीं है, कोई चेंजेज है जो नहीं है। इसलिए आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ बेरेक्ट अब इस क्लास के अंदर, वो आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा। लेकिन ये सेम टू सेम चीजें आप न्यू क्रिमिनल लॉज में बिंदास जो है डील कर सकते हो। 1% भी ये मत सोचना कि अरे सर ये तो आईपीसी की बेरेट के इलस्ट्रेशन है, ये हमारे बीएनएस में कैसे काम आएंगे। 100% काम आएंगे। आप देखेंगे तो एज इट इज वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, हो सके तो ये जो लिंकिंग बेरेक्ट है इसके शुरुआत में आपको सेक्शन स्विचिंग दे रखी है, और नहीं तो ये लाल डायरी। ये लाल डायरी पता है क्या है, जब आप इस सेशन को देखें और अगर आपके पास ये लाल डायरी है तो सेशन का मजा डबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसमें टू वे जो है स्विचिंग कर रखी है, आईपीसी टू बीएनएस और बीएनएस टू आईपीसी, बीएनएसएस टू सीआरपीसी और सीआरपीसी टू बीएनएसएस, और बीएसए टू इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट टू बीएसए। तो ये आप साथ में रखिएगा ताकि सेशन का मजा जो है वो डबल हो सके। और इन इलस्ट्रेशन को एंजॉय कीजिए और एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीजें, ये इलस्ट्रेशन वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू। लेट्स चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या क्या हमारे पास में इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई इलस्ट्रेशन है क्या? ये रहा, देखो 218 सामान्य सा नियम क्या देता है, वो ये कहता है कि हर अलग अपराध के लिए, अलग अपराध जो किसी अलग अलग व्यक्ति ने कर रखा है ना, तो उसके लिए सेपरेट चार्ज होना चाहिए और हर चार्ज का ट्रायल सेपरेट होना चाहिए। बराबर, ये 218 कहता है। इसमें एक प्रोविजो भी है कि वेयर एक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन राइटिंग सो डिजायर, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू प्री जुडिस देयर बाय, तो मजिस्ट्रेट में ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट सच पर्सन। तो क्या कर सकता है, अगर वो इस तरीके से एप्लीकेशन दे राइटिंग के अंदर और वो एक्यूज कहते हैं कि साहब हमको आप क्या करो, इस तरीके से डील है जो कर लो, और मजिस्ट्रेट को लगे कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। बाकी इसके एक्सेप्शन जो है वो आपको 219, 220, 221 और 223 में दे रखे हैं। किसके? 218 के। चलो ठीक है, अब इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A is accused of a theft on one occasion and causing grievous hurt on another occasion. A के ऊपर एक तरह का आरोप है कि उसने चोरी की थी किसी एक जगह पे और साथ ही साथ में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था अनदर ओकेजन पे। तो A मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सामान्य सा नियम क्या कहता है कि उस केस में अलग अलग चार्जेज हैं जो फ्रेम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो एक बात सुनो, अगर आपको एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाएगा ना, तो सवाल की लैंग्वेज में स्पेसिफिकली एक्सेप्शन के बारे में कुछ होगा, ये ध्यान रखना। नाउ मूविंग अहेड, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन है 220 के अंदर, 220 के अंदर। अच्छा मेरे को बताओ, ये इलस्ट्रेशन वाली क्लास आपके लिए यूजफुल तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। से यस इन द कमेंट बॉक्स, ये क्लास आपके लिए यूजफुल है कि ये इलस्ट्रेशन वाला सेगमेंट से, चलो हमने किया नहीं था, आप करवा रहे हो तो अच्छी बात, इसी बहाने ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट से यस इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ताकि मेरे को कंफर्मेशन मिलती रहे। नाउ अब देखो 220 में क्या आ रखा है, 220 में आपके एक्सेप्शन दे रखे हैं, 220 में आपको एक्सेप्शन दे रखा है, जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर जो है इस तरीके से आप अलग अलग पर्सन को या एक पर्सन के अलग अलग अपराधों को जॉइंटली एक साथ में ट्रायल है जो कर सकते हैं। ये बात यहां पर क्या होती है आपके सामने एप्लीकेबल है जो होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 1, 1 2 3 4 5, आपके सामने 5 इलस्ट्रेशन है। देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, ए रेस्क्यू बी, ए ने क्या किया, बी को बचाया, अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी। बी जो था वो क्या था, किसी लॉफुल कस्टडी में था, और वहां से ए ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया।
और जब वो इस तरीके से कर रहा था तो उसने क्या कर दिया, जो सी नाम का प्राणी उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई। तो एक तो आपने किसी व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी से बाहर निकाला, पहला अपराध। दूसरा, आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज की, जो कि कांस्टेबल था सी उसको, है ना। इन वूज कस्टडी बी वास ए मे बी चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 225 एंड 333। तो 225 आपके ऑब्स्ट्रक्शन एज टू अरेस्ट वाला मामला, और 333 क्या हो गया कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना काम कर रहा है और आप उसको उसकी ड्यूटी से डेटर करने के लिए उसको ग्रीवियस हर्ट है जो पहुंचाते हो, 333 में दे रखा है ना, तो ये आरोप लगे। तो एक्चुअल में क्या है कि दोनों ही चीज़ें ना वो सेम ट्रांजेक्शन में है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, किसी एक व्यक्ति को रेस्क्यू करना और साथ ही साथ में कोई जो व्यक्ति उसको रोक रहा है तो उसको विषम करना, है ना। तो ये सेम ट्रांजेक्शन का एक तरीके से क्या होगा, आपके सामने एग्जाम्पल है जो गया। अगला देखो यहाँ पे, ए कमिट हाउस ब्रेकिंग की इसने बाय डे विद इंटेंट टू कमिट एडल्ट्री। तो उसका इरादा क्या था, एडल्ट्री कमिट करने का इरादा था, इसलिए उसने हाउस ब्रेकिंग की। एंड कमिट इन द हाउस सो एंटर्ड, और उस घर में उसने क्या किया, बी की वाइफ के साथ में एडल्ट्री कमिट की। अब ये हालांकि देखो 497 अभी अपराध में नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन दे रखा है तो ध्यान रखना है। तो ए को क्या किया जा सकता है, सेपरेटली चार्ज किया जा सकता है एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 497। तो अब यहाँ पे देखो सेपरेट चार्ज जो है उसको कर सकते हैं अपन, और उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं 454 के लिए और 497, क्योंकि इन दोनों अपराधों के अंदर चीज़ें मामलों क्या होगी, अलग अलग है जो हो गई। हालांकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन इस केसेस के अंदर ये सिर्फ आपको चार्ज के बारे में बता रहा है कैसा है जो किया जा सकता है, एंड कन्विक्टेड ऑफेंस एंड सो एंड सो। यहाँ पे इन्होंने जॉइंट ट्रायल वर्ड के बारे में मेंशन है जो नहीं कर रखा है, लेकिन आप इसका मतलब यही हुआ कि इनको साथ साथ में डील कर सकते हैं क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है। अच्छा, ए ने बी को क्या किया, इंटिस किया। बी कौन है, सी की वाइफ है, अवे फ्रॉम सी। तो बोला कि तुम सी से चलो दूर चलता हूँ, तुमको लेके चलता हूँ, और उसका इरादा क्या था, एडल्ट्री करने का विद बी, एंड देन कमिट एडल्ट्री। तो किसी की वाइफ को आप भगा के लेके चले जाते हो, 498 बहला फुसला के लेके चले जाते हो और एडल्ट्री कमिट करते हो, तो क्या दोनों ऑफेंसेस को साथ में ट्रायल कर सकते हैं यहाँ पे, यस। तो भले ही आपने सेपरेट चार्ज क्रिएट किए हो, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हो, एक साथ डील कर सकते हो, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। आगे देखो, ए हैज़ इन हिज पोजीशन सेवरल सील, ए के पास में कई अलग अलग तरह की सीलें पड़ी है। knowing them to be counterfeited and intending to use them for the purpose of committing several forgery। तो उसके पास कई सारी सील्स पड़ी है और उसका इरादा है अलग अलग फॉर्जरी कमिट करने का, 466 वाली ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ए मे बी सेपरेटली चार्ज एंड कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ईच सील अंडर सेक्शन 473 सो एंड सो। तो ये कह रहा है कि आपके पास जितनी सील है हर एक के लिए आपको क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद में ई पॉइंट, विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी। इरादा क्या था ए का, बी को इंजरी पहुंचाने का। ए ने क्या किया, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी उसके खिलाफ में, ठीक। नोइंग दैट देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच प्रोसीडिंग। तो एक तरीके से उसने क्या लगाया, फॉल्स चार्ज लगाया, है ना, फॉल्स कंप्लेन कर दी उसके खिलाफ में, एंड फॉल्सली एक्यूज बी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, जबकि वो जानता है कि उसने कोई ऐसा बी ने कोई ऐसा अपराध किया भी नहीं है। ए मे बी सेपरेटली चार्ज एंड कन्विक्टेड टू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 211 ऑफ जो है आईपीसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ए ने क्या किया एक तरीके से बी को, और साथ ही साथ में उसको क्या किया, उसने एक तरीके से फॉल्सली एक्यूज भी किया, फॉल्सली उसके ऊपर आरोप भी लगाया। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हो गई। तो 211 के अंदर जो दोनों बातें दिखी हुई है उसने दोनों इस्तेमाल कर दिया। तो फॉल्सली प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना और फॉल्स इस तरीके से बिना ग्राउंड के कोई एक्यूजेशन लगाना, तो दो अलग अलग अपराध हो गए, इसको चार्ज किया जा सकता। हालांकि पता ही इलस्ट्रेशन अपने आप में थोड़े और एक्सप्लेनेटरी हो सकते थे, मतलब लिखा जा सकता था कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो, आप जॉइंट ट्रायल कराने के लिए कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सब सेक्शन 1, ये सब क्या है, सब सेक्शन 1 के इलस्ट्रेशन है। और सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट जो है किसी एक सीरीज में किया जाता है जो कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, तो मोर ऑफेंसेस वन आर कमिटेड सेम पर्सन, तो ही मे बी चार्ज एंड ट्रायल एट वन ट्रायल, यानी कि सब सेक्शन 1 के इन केसेस के अंदर जॉइंट ट्रायल हो सकती है। तो ये जितने भी इलस्ट्रेशन है ना, इन सब में क्या हो सकता है, जॉइंट ट्रायल की जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक और इलस्ट्रेशन है एफ, ए विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी, बी को इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है,
फॉल्सली उसके ऊपर वो क्या करता है, एक्यूज हिम ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नोइंग दैट देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड फॉर सच चार्ज। ठीक है, तो ए ने इस तरह का आरोप लगाया जबकि जानता है कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। ऑन द ट्रायल ए ने क्या किया, फॉल्स एविडेंस भी दिया। तो देखो, एक तो फॉल्सली एक्यूज करना यानी कि 211, और साथ ही साथ में फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना यानी कि आईपीसी 194। ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ अ कैपिटल ऑफेंस 194 में क्या होता है, कैपिटल ऑफेंस है जो होता है। तो ए को हम क्या कर सकते हैं, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एन कन्विक्टेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 211 194, लेकिन इस केस में क्या हो सकती है, इसकी जॉइंट ट्रायल यहाँ पर की जा सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पे जो ये हेडिंग लिखी हुई है ना, इलस्ट्रेशन, इस हेडिंग का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जॉइंट ट्रायल का सेगमेंट बन रहा है। ओके, ए जो है उसके साथ में 6 अदर दूसरे लोग हैं। ऑफेंस कमिट करता है राइटिंग का, और इसी के दौरान ग्रीवियस हर्ट भी कॉज करता है, पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट भी है जो करता है। ठीक है, तो ए में भी जॉइंटली ट्रायल फॉर 147, 325, 152। तो ए को इस तरीके से इनके लिए क्या, क्योंकि ये एक तरीके से सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, क्योंकि आपने ए के ट्रांजेक्शन में बलवा भी किया, ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचाई, पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट भी किया। ए ने धमकी दी बी को, सी को और डी को, तीनों को एट द सेम टाइम विद इंजरी टू देयर पर्सन विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू देम, तीनों को एक साथ धमकी दी। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ईच ऑफ द 3 ऑफेंस अंडर सेक्शन सो एंड सो। अच्छा, एक बात बताओ, ये शब्द लिखा हुआ है सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चार्जेस तो हम तीनों बनाएंगे, लेकिन जॉइंटली ट्रायल एक करेंगे, एक जॉइंट ट्रायल करेंगे, और फिर जो कन्विक्शन देंगे ना, तो कन्विक्शन भी तीनों चार्जेस में देंगे। अच्छा, एक सवाल का आंसर यस या नो में दीजिएगा। मुझे बताओ कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी व्यक्ति को जॉइंटली ट्रायल किया जाता है 3 चार्जेस के लिए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कन्विक्शन जो है उसको सिर्फ एक अपराध की मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्विक्शन जो उसको मिलेगी वो तो उसको 3 के 3 अपराध की है जो वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। कन्विक्शन जो है वो उसको 3। नहीं आया समझ में? रेणु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर 3 अपराध लगते हैं तो आप जॉइंट ट्रायल करके उसको सजा दोगे, लेकिन ध्यान रखना सजा वहाँ पे आपके सामने क्या हो सकती है, सजा तीनों अपराधों की अलग, और वैसे भी अलग अलग होती है। मूविंग अहेड, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और हमारे पास में अब देखो सब सेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन है। अब सब सेक्शन 3 हमें क्या कहता है, 200 आपके 20 का, तो 220 का सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी एक्ट जो है वो क्या करता है, ऑफेंस फॉलिंग विद 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन, 2 अलग अलग डेफिनेशन में मान लीजिए अपराध जो कवर हो रहा है, ठीक है, ऑफ एनी लॉ फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंस आर डिफाइंड, द पर्सन एक्यूज ऑफ देम मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट 1 ट्रायल फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंस। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई व्यक्ति 2 और मोर सेपरेट ऑफेंस हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, एनी ऑफ लॉ, तो ऐसे केस में आप उनको क्या कर सकते हो, एक साथ ट्रायल है जो कर सकते हो। अगर एक सिंगल एक्ट जो है, अगर इस तरह का एक्ट जो है वो अलग अलग डेफिनेशन में हो रहा है तो। नाउ अब इसके इलस्ट्रेशन देखो, अब समझते हैं इसके सबसेक्शन 3 के इलस्ट्रेशन। ए ने रॉन्गफुली स्ट्राइक किया बी को विद अ कैन, ठीक है, ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एन कन्विक्टेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 352 एंड 323। अब देखो दोनों में से एक होगा, 352 या 323। 352 में क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्रिएट करना, क्रिमिनल फोर्स क्रिएट करना, और 323 क्या होता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो एक कैन लिया और रॉन्गफुली उसको क्या कहते हैं, उसके सिर पे मारा, तो उसने क्रिमिनल फोर्स भी किया यहाँ पे, तो क्रिमिनल फोर्स किया तो 352 भी आ रहा है। क्रिमिनल फोर्स अगर किया है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके 352 भी आ जाएगा, और साथ ही साथ में 323। लेकिन एक तरीके से क्या है कि 2 और मोर डेफिनेशन में मामला कवर हो रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि हम उसको सेपरेटली चार्ज है जो इसके लिए कर सकते हैं 352, लेकिन ट्रायल तो एक ही होगा, जॉइंट ट्रायल होगा ना, बिल्कुल। अब कोई 352 का अलग ट्रायल करेंगे, 323 का अलग ट्रायल करेंगे क्या, नहीं। अगला सवाल, सेवरल स्टोन सैक्स ऑफ कॉर्न आर मेड ओवर टू ए एंड बी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो आपकी क्या बोलते हैं कॉर्न को आप लोग, उसमें इसकी शुद्ध हिंदी पता नहीं क्या हो जाएगी इसके अंदर, क्या, चलिए अलग अलग तरीके से वो क्या करता है, उसको आघात करता है, मतलब मारने की कोशिश करता है, ठीक है। सेवरल स्टॉलन सैक्स ऑफ कॉर्न आर मेड ओवर टू ए एंड बी, वो न्यू दैट दे आर स्टॉलन प्रॉपर्टी। अब ए और जो इनको क्या है पता था, एंड बी
who knew that they had stolen property for the purpose of concealing them. A and B thereupon voluntarily assist each other. अब देखो A और B को पता है कि भाई वो चोरी हुई संपत्ति है, फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं ईच अदर टू कंसील द सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये जो भी ग्रेन है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं. अब देखो इन्होंने दो अपराध किए, एक तो रिसीव करना और एक दूसरे को असिस्ट करना. तो 411 और 414. तो अब क्या हो गया, 2 और मोर डेफिनेशन में एक्ट कवर हो रहा है, तो इन दोनों को साथ में कवर कर सकते हैं. ठीक है. अगला इलस्ट्रेशन, ए एक्सपोज हर चाइल्ड विद द नॉलेज. ए ने अपने बच्चे को इस तरीके से एक्सपोज किया कि उसकी डेथ हो सकती है. ठीक. द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्सपोजर. अब क्या हुआ, बच्चा मर गया. तो ए ने अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ा कि उसकी डेथ हो सकती है और बच्चा वाकई में मर गया. तो ए के ऊपर दो आरोप लग सकते हैं, एक तो 317 का भी लग सकता है और एक साथ ही साथ में डेथ बाय नेग्लिजेंसी का पॉइंट भी लग सकता है. क्योंकि देखो इसमें है ना, इसमें क्या था, सिर्फ लाइकली टू कॉज वाली बात आ रही है. उसका इंटेंशन जो है इस तरीके से नहीं था कि बच्चे को मारना ही मारना है, अदरवाइज तो मामला मर्डर वगैरह के अंदर भी है जो चला जाता. तो ये पॉइंट यहाँ से कवर है जो हो रहा है. तो 317 और 304 उसका एक्ट दो डेफिनेशन में कवर हो रहा है. अगर कोई एक्ट दो डेफिनेशन में कवर हो रहा है तो हम उस दोनों डेफिनेशन का एक साथ ट्रायल कर सकते हैं, दोनों अपराधों का एक साथ ट्रायल कर सकते हैं. बस ये मेन मुद्दा है. अगला पॉइंट, ए डिसऑनेस्टली क्या करता है, यूज करता है एक फॉर्स डॉक्यूमेंट, है ना, एज जेन्युइन एविडेंस इन ऑर्डर टू कन्विक्ट वी. ठीक है. अ पब्लिक सर्वेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी. ठीक. तो ए ने क्या किया, इस तरीके से एक फॉर्स डॉक्यूमेंट को जेन्युइन बना के यूज किया. तो अब किसके खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में. तो ए को क्या किया जा सकता है, फॉल्स एविडेंस यूज किया, तो 196 भी आ रहा है आपके सामने. और साथ ही साथ में आपके यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है कि 471 का सेगमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है. फॉर्जरी वाला जो फॉर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करना, देखो फॉर्स डॉक्यूमेंट 470, फॉर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करना 471. तो दोनों को एक साथ ट्रायल जो हम कर सकते हैं. तो ये जो आपके 220 है ना, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं. अब सब सेक्शन 4 का देखो, ए ने रॉबरी कमिट की बी के ऊपर एंड इन डूइंग सो वॉलंटरी कॉज हर्ट टू हिम. तो रॉबरी भी कमिट की और साथ ही साथ उसको वॉलंटरी उसने क्या किया, कॉज हर्ट भी किया. अब देखो कितने इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे. तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 323 के अंदर मामला आ रहा है ना. 392 एक तरीके से रॉबरी करना, और एक 394 क्या है, रॉबरी विथ हर्ट. तीनों दे रखे हैं. अब आप पढ़ो इस सेक्शन को वापस, आप एक बार 220 पे आओ और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब सेक्शन 4 में. इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense. तो मान लीजिए जब कोई भी अलग अलग अपराध जो हैं वो किसी एक अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जब आप उनको कंबाइंड करते हो तो एक नया अपराध बन जाता है. जैसे 394 है, तो आपको पता है 394 बेसिकली क्या कर रहा है, 394 बेसिकली 323 को प्लस 392 को कंबाइंड कर रहा है. रॉबरी के साथ हर्ट कर दिया, 394 आ गया. तो इंडिविजुअली देखें तो दो अपराध बन गए 392 और 323, लेकिन कंबाइंड किया तो नया अपराध बन गया 394 394. अब क्या करें, तो अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर द ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सच एक्ट व्हेन कंबाइंड एंड फॉर एनी ऑफेंस. तो आप इनको क्या कर सकते हो, उन तीनों का चार्ज उसके ऊपर लगा सकते हो और ट्रायल है जो कर सकते हो. अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वहाँ पे कौन सा अपराध है जो बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए. ये अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम के अंदर आया तो आप गलती कर सकते हो, ध्यान रखना. रॉबरी, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, रॉबरी बोलो तो 392, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बोलो 323, दोनों कंबाइंड हुए तो 394. ओके. ये इलस्ट्रेशन एक थोड़ा सा अपने आप में अलग टाइप का इलस्ट्रेशन है. ओके. और कहाँ पे हमारे पास 221 में आ जाओ. 221 में क्या है कि जहाँ पे मामला डाउटफुल हो, क्या वर्ड लिखा हुआ है कि जहाँ पे सिचुएशन डाउटफुल है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप जॉइंट ट्रायल कर सकते हो. तो डाउटफुल वाली क्या सिचुएशन हो सकती है उसको अपन समझने की कोशिश करें. यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, ABC 3 इलस्ट्रेशन है. हाँ जी, जजंतरम ममंतरम न जाने कैसी मुश्किलम है आ गई समंदरम. तुम जग रहे हो ना, जागते रहो. 3 इलस्ट्रेशन और हमारे सामने, और वो ये रहे. ए के ऊपर एक्यूजेशन लगाए, किस बात का एक्यूजेशन लगाए, ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट. तो ए के ऊपर जो आरोप लगा है वो थेफ्ट हो सकता है या फिर रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी. डाउट है कि भाई चोरी की है या स्टॉलन प्रॉपर्टी रिसीव की है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या चीटिंग की है. तो डाउट ही डाउट, ए कुछ बोल नहीं रहा है तो डाउट ही डाउट है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट है जो हो रहा है. तो ऐसे केस में क्या होगा, अब समझो. ही मे बी चार्ज विथ, तो क्या सा आरोप लग सकता है, थेफ्ट का,
रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का। ये बात यहाँ पर आ रही है। और ही मे बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड थेफ्ट सो एंड सो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या अगर डाउटफुल केस हो गया ना तो हम क्या कर देंगे, सबके जो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर ऊपर वाले केस में ए इज ओनली चार्ज विथ थेफ्ट, सपोज करो ए के ऊपर सिर्फ आरोप लगा है थेफ्ट का, and it appeared that he committed the offense of criminal breach of trust या receiving stolen property, तो he may be convicted of criminal breach of trust और receiving stolen property भले ही चार्ज नहीं लगो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ओ रमेश बाबू सुन रहे हो, ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी एक्ट में डाउट था लेकिन आपने चार्ज सिर्फ थेफ्ट का लगाया, अब बाद में कोर्ट उसको कन्विक्ट करना चाहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, क्या कोर्ट कर सकता है? तो इलस्ट्रेशन बी एक्सप्लेन करता है यस कि कोर्ट ऐसा कर सकता है, कोर्ट ऐसा कर सकता है। ये ध्यान रखना, भले ही चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हो, एज द केस में दो ही वाज नॉट फ्रेम द चार्जेस। क्योंकि देखो आप अपने दिमाग में लगाओगे कि यार जब चार्ज फ्रेम नहीं किया है कि तो कन्विक्ट कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, मम्मी ने बोला था नहीं कर सकता, पापा ने भी मना किया था नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता ना। ना टीचर, ना मम्मी, ना पापा, ओनली बेयर एक्ट विल वर्क। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर सकते हो आप। मूविंग अहेड, ए स्टेट ऑन ओथ, ए शपथ पत्र पे एक बात कहता है, क्या कहता है, बिफोर द मजिस्ट्रेट दैट ही सा, उसने देखा कि बी ने क्या किया, सी को मारा, वो भी किससे, एक लाठी से, क्लब से। बिफोर द सेशन कोर्ट ए स्टेट ऑन ओथ दैट बी नेवर हिट। अब पता है क्या हुआ, अब जो ए है वो पलटी मार रहा है, पहले बोला बी ने सी को मारा, ठीक है, और फिर सेशन कोर्ट के सामने कह रहा है बी ने ही सी को कभी नहीं मारा। तो ए जो है मे बी चार्ज इन द ऑल्टरनेटिव एंड कन्विक्टेड ऑफ इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस, या तो ए क्या कर रहा है, जानबूझ के फॉल्स एविडेंस दे रहा है, और या फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो दे रहा है जो कि एक्चुअल फॉल्स है। तो या तो एक तरीके से फॉल्स एविडेंस देना वगैरह वगैरह, तो दो चीज़ें हो रही हैं कि भाई या तो आप एक तरीके से या तो हॉस्टाइल वगैरह हो रखे हो या कॉन्ट्राडिक्टरी चार्जेज है जो आप स्टेटमेंट है जो दे रहे हो। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना ये कोई अपराध नहीं होता है, तो ये इलस्ट्रेशन अपने आप में कंप्लीट है नहीं वैसे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने से आपको सामने वाला क्या करेगा, तो हॉस्टाइल डिक्लेयर करेगा, और हॉस्टाइल डिक्लेयर करना इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन फॉल्स एविडेंस देना इट इज एन ऑफेंस। तो ये सी इलस्ट्रेशन तो अपने आप में ही अधूरा लग रहा है यहाँ पे। खैर ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि आप डाउटफुल सिचुएशन में दोनों में से जो ठीक अपराध लगता है उसको आप डील कर सकते हो और अकॉर्डिंगली पनिश कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ 222 बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 222 ये कहता है कि अगर आपने मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगाया तो क्या आप बाद में हर्ट की सज़ा दे सकते हो? क्या आपने मर्डर का चार्ज लगाया तो क्या बाद में आप उसको कल्पेबल होमिसाइड की सज़ा दे सकते हो? तो ये बात यहाँ पे क्लियरफाई होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 407 ऑफ आईपीसी विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू हिम एज कैरियर। इट अपियर दैट ही डिड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406। बाद में पता चला कि साहब उसने 407 नहीं किया है, 406 है, बट दैट इट वॉज नॉट एंट्रस्टेड टू एज अ कैरियर। तो क्या अब सवाल ये आ रहा है कि आपने 407 लगाया था तो क्या 406 में आप उसको पनिश कर सकते हो? से यस और नो? पूजा जी ने आंसर दे दिया है बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा है और लेटर स्टेज में ये साबित होता है कि साहब प्रोवोकेशन पे किया गया था, तो क्या 335 में पनिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने बिग ऑफेंस का चार्ज क्रिएट कर रखा है तो बिग ऑफेंस में आने वाले स्मॉल ऑफेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको पनिश है जो कर सकते हो। ये बात यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखी है, आपके मेंशन है जो कर रखी है। और कहाँ है इलस्ट्रेशन, और लाओ, और कहाँ पे इलस्ट्रेशन है? बस खत्म हो गए सारे? और कोई इलस्ट्रेशन है क्या? मेरे ख्याल से हम लोगों ने सीआरपीसी के इलस्ट्रेशन को एक तरीके से क्या किया, कंप्लीट है जो कर दिया है। हाँ जी, तो ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है जो होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलस्ट्रेशन को समझने के लिए जो छोटा सा प्रयास लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किया गया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन आपका फीडबैक मुझे और मेरी टीम को एक अलग इंस्पिरेशन, एक अलग मोटिवेशन देगा, तो इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं कि लिंकिंग ऐप पर जो भी जुडिशियल क्लासेस, जो भी जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए और साथ ही साथ में अलग अलग सेक्शन और अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए डील जो किया जाता है। तो अगर आप जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं देन मोस्ट वेलकम, और अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को डील करना चाहते हैं तो वेडनेसडे से संडे डेली हर रोज
रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एडवोकेसी के प्रैक्टिकल टैक्टिस। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो चाहे जुडिशरी गाइडेंस हो या एडवोकेसी गाइडेंस हो, दोनों चीज़ों के लिए आपका अपना लिंकिंग लॉस तैयार है। फॉर एनी डिटेल feel free to connect my team at 988-774-6465. Thank you.